बच्चों, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने आंतरिक व्यवहार और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति निर्धारित करता है उसे विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति के घटकों के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम भारत की विदेश नीति पर विचार करेंगे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारत को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से अख्तियार करने का अधिकार मिला। भारत की विदेश नीति 3 मूल्यों पर आधारित है: शांति, मानवाधिकार और राष्ट्र की सुरक्षा। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में धारा 51 के तहत विदेश नीति का एक चौखट दिया गया है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की धारा 51 जो कहती है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, राष्ट्रों में परस्पर तथा न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों के संबंध में आदर भाव रखना। चौथा, मध्यस्थ प्राधिकरण की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिमय तरीके से हल तलाशना। ये भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में संविधान की धारा 51 के तहत दिए गए प्रावधान हैं। आए हम समझते हैं भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य कौन से रहे हैं, जिन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समस्या और विवादों का शांतिपूर्ण मार्ग से निपटारा करना। अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना। भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य है देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करना। भारत की एकता और एकात्मता का संरक्षण करना। सातवां है भारतीय दूतावासों के माध्यम से दूसरे देशों में रहने वाले भारत के नागरिकों की हितों की रक्षा करना। और अंतिम, अपने देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। ये भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। और आइए हम भारत की विदेश नीति की समीक्षा करते हैं। भारत की विदेश नीति की समीक्षा हम यहाँ 2 चरणों में करते हैं। आरंभिक चरण देखें। विदेश नीति की समीक्षा का पहला चरण 1947 से 1990 का बीच का ये समय है, जिसमें भारत की विदेश नीति में 2 बातें साफ रूप से आती हैं सामने। भारत के विदेश नीति की नींव प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी ने रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसीलिए भारत की विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। और पंडित जी ने भारत की विदेश नीति निर्धारित करते समय जिन तत्वों को रखा उसे अपनी विदेश नीति के माध्यम से वो चरितार्थ करते हैं। उन्होंने खुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद का विरोध किया और इसके अलावा वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रधानता दी। आरंभिक काल में विदेश नीति की जो विशेषताएं रही हैं उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, भारत बिना किसी दबाव के वैश्विक गतिविधियों का आकलन करेगा। दूसरा, पाकिस्तान और चीन से होने वाले संभावित खतरों पर विचार करना। तीसरा, शांति और आत्मनिर्भरता का आग्रह भारत की विदेश नीति में रहा है। चौथा, गुट निरपेक्षतावादी नीति का समर्थन। पांचवा, सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। और इसके कारण ही
भारत दोनों महासत्ताओं का सहयोग लेने में सफल रहा है। जैसे शीत युद्ध काल में आपने पढ़ा था कि दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और दूसरा था रूस, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद, ये दो महासत्ताएं थी। सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए भारत इन दोनों महासत्ताओं से सहयोग हासिल करेगा और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षतावाद को स्वीकृति मिली और गुट निरपेक्षतावाद का दो मूलभूत सिद्धांत शांति और सुरक्षा रहा है। शीत युद्ध के समय कुछ अफ्रो एशियाई देश महासत्ताओं के सैन्य संगठनों में सम्मिलित हो गए, जिसके कारण प्रादेशिक विकास को गति नहीं दी जा सकी। नहीं तो भारत ने गुट निरपेक्षतावाद के तहत जो नीति अपनाई थी, उसके तहत एशियाई देशों का संगठन स्थापित करने और उसको विस्तार देते हुए अफ्रीका तक ले गया, परंतु सैनिक गुटों में सम्मिलित होने के कारण यहाँ पर रुकावट आती है। 1974 में भारत ने अपना पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करके अपनी परमाणु क्षमता को साबित किया। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में अपनी सहयोग बनाने की दृष्टि से भारत ने सार्क नामक संगठन की स्थापना की और भारत ने चीन और अमेरिका के साथ भी अपने संबंध स्थापित किए। बावजूद इस पहले दशक में हम देखते हैं कि भारत के साथ 1947 से 1990 के पहले चरण में जो विदेश नीति हुई, उसमें जो बड़ा व्यवधान उपस्थित करने वाले कारक रहे हैं उन्हें जाने। 1947 और 1948 में होने वाला भारत पाक युद्ध, उसके बाद 1965 में कश्मीर के प्रश्न पर दूसरा युद्ध हुआ और फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जिसके तहत जो है बांग्लादेश की निर्मित हुई। 1962 में भारत और चीन के साथ होने वाला युद्ध, 1999 में करगिल क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण युद्ध हुआ और इन चारों युद्धों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान को बुरी तरह पराजय का मुख देखना पड़ा। तो वहीं 1962 के भारत चाइना युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विदेश नीति की दूसरे चरण पर आते हैं। 1991 से आज तक की भारत की विदेश नीति क्या रही है, उसका स्वरूप क्या था। बच्चों, भारत के दूसरे चरण की विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील रही। उसकी जो खासियत है आप उसे देखें। भारत के विदेश नीति का दूसरा चरण 1991 के बाद शुरू हुआ और इसमें विदेश नीति अधिक गतिशील हुई। राजनीतिक और सैनिक संबंधों के साथ ही देश की अर्थनीति, व्यापार, शिक्षा, तकनीकी आदि घटकों का भी विदेश नीति में समावेश हुआ। 1991 के बाद जो है भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिससे आर्थिक व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हुआ। खुले व्यापार की नीति अपनाई जाने के कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में इससे भारत की भागीदारी बढ़ी और देश के आर्थिक विकास के दर को बढ़ाने में भी सुविधा हुई। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 1990 के बाद में पूरे विश्व में ये उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रावधान करता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में भी अपना पूंजी, श्रम
और तकनीकी का निवेश करके अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी पर अगर विचार करें तो 1990 के बाद सिंगापुर, दक्षिण एशियाई राष्ट्र, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारा आर्थिक संबंध मजबूत हुआ। इसके साथ ही इजराइल, जापान, चीन और यूरोपीय संघों के साथ भी हमारा लेन देन अधिक बढ़ गया। स्वतंत्रता G20 और ब्रिक्स जैसे देश में भी भारत अपना सहभागिता अदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर ये आर्थिक संगठन बने थे जिसमें G20 और ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का ये संगठन रहा। भारत की परमाणुविक नीतियों के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है भारत की विदेश नीति में परमाणुविक नीति को लेकर के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग कार्यक्रम की शुरुआत की और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा रहे। ऊर्जा का उत्पादन करने के साथ साथ भारत की सैन्य क्षमता को भी मजबूत बनाना ये भारत की विदेश नीति का उद्देश्य रहा है। 1974 में इसी के तहत भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके ये साबित किया कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसके बाद 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कर अपने परमाणुविक हथियार संपन्न होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, परमाणु हथियारों का वहन करने वाला प्रक्षेपास्त्र तैयार करके वायुसेना और नौसेना को भी भारत ने मजबूती प्रदान की। आत्मनिर्भर होता ये भारत का पहले से ही उद्देश्य रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में हो। इस संबंध में परमाणु हथियार प्रतिबंध संबंधी कई समझौते हुए, जिनमें पहला है NPT परमाणु प्रसार प्रतिबंध समझौता। ये परमाणु हथियारों को प्रसार न हो उसे रोकने के लिए किया गया समझौता था। और दूसरा CTBT सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का प्रतिबंध समझौता। इन समझौतों की शर्तें केवल बड़े देशों के लिए लाभकारी थीं और विकासशील देशों पर इनसे कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। इसलिए भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया और अपनी विदेश नीति में निर्धारित तत्वों के तहत भारत ने ये साबित कर दिखाया कि भारत एक परमाणु अस्त्रधारी देश है। फिर भी निरस्त्रीकरण के प्रयत्नों को वो समर्थन देता रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो भूमिका है वो सुरक्षा और शांति की रही है। इसलिए भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते शांति और सुरक्षा की भूमिका निभाता रहा है। धन्यवाद बच्चों। अगले लेसन में हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।